नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में अध्याय 5 में यायावर साम्राज्य में चंगेज़ खान के परवर्ती शासकों के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए, ये जो एक वृक्ष बनाया गया है मंगोल वंश का, आप देख सकते हो। चंगेज़ खान को इसका तना बताया गया है और चंगेज़ खान के बाद के जो पुत्र है उनको उसकी शाखाओं के रूप में दिखाया गया है। तो देखिए, बहुविवाहित चंगेज़ खान अनेक बच्चों के पिता थे। उनकी पटरानी बोरते के गर्भ से जन्मे चारों पुत्र। उनकी पटरानी का नाम क्या था? बोरते। उनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र को इस वंश वृक्ष की शाखाओं के रूप में दर्शाया गया है। उनके ज्येष्ठ पुत्र जोची, बड़े पुत्र का नाम क्या था? जोची के परिवार में कोई भी सूरमा प्रसिद्ध खान पैदा नहीं हुआ, परंतु परिवार के पास अपार शक्ति थी। गोमुख की मृत्यु के पश्चात जोची के पुत्र बातु के ओगोदई के वंश को समर्थन से इनकार के कारण शक्ति तलुई परिवार के हाथ में है वो आ गई थी, जिसमें मोंग के कुबलई के लिए सत्ता के द्वार खोल दिए गए। तलुई बरके और आरिक बोके की कोई भी प्रतिमा उपलब्ध नहीं है। गणित नामी शूरवीरों के अतिरिक्त अन्य सभी को उनके परंपरागत मुंडे हुए सिरों के साथ दिखाया गया है। अर्थात इसमें चंगेज़ खान के परिवार में उनके पुत्र आदि को, उनके बाद कौन शासक बने, उनको दिखाया गया है। अब देखिए, चंगेज़ खान ने पहले से ही एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी। हरकारा पद्धति का मतलब होता है कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था और अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े और घुड़सवार संदेशवाहक के रूप में हमेशा तैनात रहते थे। तो इससे चंगेज़ खान अपने साम्राज्य की किसी भी सूचना को बड़ी तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कर कहते थे। इस उगाई को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। ठीक है। चंगेज़ खान की मृत्यु के उपरांत इस हरकारा पद्धति यानी याम में और भी सुधार लाया गया, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हरकारा पद्धति है वो आवश्यक थी और लोग इन हरकारों को अपने पशुओं का भी 10वां हिस्सा आमदनी का प्रदान करते थे। और चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद तो इसमें और भी सुधार किया गया था। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में भी सहायता मिलती थी। इसके अलावा विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था।
13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्थाएं वो अस्त व्यस्त हो गई थी। अर्थात 13वीं सदी के उपरांत में जो युद्ध होने लगे, उन युद्धों से कई नगर नष्ट हो गए, कृषि भूमि को भी हानि हुई और व्यापार चौपट हो गया तथा जो दस्तकारी की जो वस्तुएं हैं उनकी उत्पादन व्यवस्था भी है वो अस्त व्यस्त हो गई थी। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कई अधिक लोगों को दास बना लिया गया। अर्थात जिस राज्य पर क्षेत्र पर आक्रमण होता और उसकी पराजय होती तो उसके बाद कई लोगों को मौत के घाट उतारते, तो कईयों को यह दासत्व ग्रहण करवाते थे। इनकी वास्तविक संख्या इनकी जो वास्तविक संख्या है वो अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खोई हुई लगती हैं। सम्राट लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा था। अर्थात पैसे वाले सम्राट वर्ग से लेकर कृषक वर्ग है उनको बहुत सी समस्याओं का, कष्टों का सामना करना पड़ा था। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों यानी जिसको वे बोलते थे कनाल का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिकी विनाश हुआ, जिससे खुरासन के कुछ हिस्से कभी नहीं उबर पाए। जब सैन्य अभियानों में विराम आया तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबंध हो गए। मंगोल विजय के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए और मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। अर्थात कहने का मतलब है कि उस समय पराजित लोगों, किसानों को कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी थी। अब इस अव्यवस्था, अस्थिरता को सुधारने के लिए नहरों का निर्माण करना जरूरी था। इसके अलावा जब लड़ाई अभियान, सैन्य अभियानों में विराम आया तो यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर है वो संबंधित हो गए और मंगोल विजय के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए और मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। अब चीन का रेशम है वो पश्चिमोत्तर से होते हुए यूरोप तक पहुंचना शुरू हो गया। वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र कराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। अर्थात मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार व्यवस्था और यात्रियों के लिए भी सुलभ यात्राएं वो आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के पास, जिसे फारसी में पेजा और मंगोल भाषा में चेरेज जारी किए जाते थे, और इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे, और जिसका यह तात्पर्य था कि वे मंगोल शासक खान की सत्ता स्वीकार करते हैं। अब आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हो, इसमें जो रेड लाइन बताई गई हैं वो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य हैं, और जो ब्लू बताई गई है वो 1259 के पश्चात मंगोल अभियान और रेशम मार्ग की दिशा को व्यक्त करता है। इससे पता लगता है कि मंगोलों का चीन पर अधिकार होने के बाद यहाँ एशिया का व्यापार यूरोप,
सुदूर यूरोप तक होना शुरू हो गया था। 13वीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। उदाहरण के रूप में 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर ये विचार रखा था कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक के आते आते शुंग वंश की पराजय के उपरांत भी दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। तब चंगेज खान का पोता कुबलई खान कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा था। तो देखिए 1230 का जो दशक था, इसमें मंगोलों ने उत्तरी चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की और मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग के दबाव में आकर कई किसानों को मौत के घाट उतार दिया, उनकी कृषि भूमि को चारागाहों में बदल दिया। लेकिन 1270 का दशक आते आते शुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिणी चीन में मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया, तो उसके बाद व्यवस्था में परिवर्तन दिखने लगा। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसका पोता जब कुबलई खान शासक बना, तो उसने किसानों और नगरों को ध्वस्त करने की बजाय उसने उनका रक्षण करना है वो शुरू कर दिया। गजन खान जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह किया था कि वे कृषकों को न लूटे, और एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती है, और उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियाँ चंगेज खान को भी हैरानी में डाल देती थी। अर्थात फिर उसने जो एक साम्राज्य को ध्वस्त करने की बजाय साम्राज्य को बढ़ाने पर ध्यान है वो दिया था। अब देखो गजन का हम भाषण सुनकर पता लगा सकते हैं कि वह एक विध्वंसक की जगह रक्षक के रूप में कैसे उभरा था। गजन खान कार्यकाल 1295 से 1304 पहला इलखानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया था, और उसने अपने मंगोल तुर्की यायावर सेनापतियों को निम्न भाषण दिया था, जिसे संभवतः उसके ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था और जिसे मंत्री के पत्रों में भी शामिल किया गया था। तो देखिए गजन खान ने अपने यायावर सेनापतियों को क्या कहा था। मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं, लेकिन अगर आप निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोजन सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सिखाना पड़ेगा, और यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, अन्नदाताओं का अपमान करेंगे, भूमि पुत्रों का अपमान करेंगे, तो उनसे उनके बैल और अनाज के बीज छीन लेंगे और उनकी फसलों को कुचल डालेंगे, तो भविष्य में सभी के लिए खाद्यान्न की समस्या खड़ी हो जाएगी, और कितना भी बड़ा साम्राज्य होगा तो भी खाद्यान्न की समस्या होने के कारण वह तरक्की नहीं कर पाएगा। एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना है वो
आवश्यक था। अर्थात इस तरह गजन खां ने अपने आदेश से अपने सेनापतियों से कहा था कि वे उनके साम्राज्य को बिखरने की बजाय जो उनके साम्राज्य में आने वाले किसान हैं उन्हें अपने पक्ष में बनाएं, कृषि करवाएं और इससे राज्य की और उन सभी की हैं वो जो प्रगति होगी। धन्यवाद।